हेलो एवरीवन। तो बीएससी फाइनल ईयर की इस ऑनलाइन क्लास में आप सब स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो हमने ये देखा कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसके रिजल्ट्स क्या थे, और फिर उसके थ्रू हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया जिसे हम अपन रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला कहते हैं। और हमने ये देखा कि वो स्कैटरिंग जो है वो किन किन पहलुओं पे, किन किन फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करती है। अच्छा, एक चीज़ जो हमने वहाँ पे कही थी कि भाई जो हमारा नाभिक है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, और वो जो है सारा का सारा आयतन जो है वो परमाणु का उसी के अंदर होता है, और उसकी साइज जो है हमने ऐसा कहा था कि 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻15 मीटर के लगभग होती है। ये एक आंकड़ा हमने देखा था। तो अभी के लिए एक क्वेश्चन हमारा ये है, हम सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला करने वाले थे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा फेमिलियर अपन न्यूक्लियर के लिए और हो जाए। तो आज का लेक्चर जो है बोनस लेक्चर मान के चलो कि भाई कुछ एक्स्ट्रा आपको सीखने के लिए मिलेगा इस लेक्चर में, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं, हम एक आइडिया लेना चाहते हैं कि न्यूक्लियर का साइज क्या रहा होगा और किस तरह से इसको पता किया गया होगा, है ना। न्यूक्लियर साइज के बारे में जैसे ही न्यूक्लियर की खोज रदरफोर्ड ने कर दी, ये बात आप स्पष्ट कर लें कि रदरफोर्ड के पास में सिर्फ और सिर्फ उसके रिजल्ट्स थे, उसके पास नाभिक के लिए एज्यूम करने के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। हमने उसमें भी बात की थी लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, कि शायद पिछले लेक्चर में की होगी कि रदरफोर्ड के द्वारा जो अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए गए थे वो एक मिनिमम डिस्टेंस तक तो जा सकते हैं लेकिन उसके करीब नहीं जा सकते थे। हमने कहा था ना निकटतम पहुंच की दूरी के बारे में जो बात की थी हमने, तो वो वहां तक जा सकते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट उसका जो है लोकेशन नहीं बता सकते कि नाभिक कैसा है या फिर नाभिक की साइज क्या है। हमने उस अंदाजे से ही किया था। तो अब अपने पास एक इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो है कि न्यूक्लियर की साइज क्या है, वास्तव में न्यूक्लियस साइज क्या है। ये हमारा एक इस पूरे लेक्चर का टॉपिक रहेगा। तो ये एक आंकड़ा जो हमने यहाँ पे लिखा है, इस आंकड़े तक पहुँचा कैसे जाए या फिर इस आंकड़े तक पहुँचा कैसे गया, उस बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो न्यूक्लियस साइज को पता करने में प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स ये है कि इसका साइज बहुत ही छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल। अगर मैं इसको लिख दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा है। एंड सेकंड, जैसे ही छोटे पार्टिकल्स की बात आ जाती है, हमने क्लासेस में ये बार बार डिस्कशन किया है कि जैसे ही छोटे पार्टिकल की बात आ जाती है तो वहां पे एक नई ब्रांच हमें इंट्रोड्यूस करानी पड़ती है जो है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के नॉलेज के बिना आप इस स्मॉल साइज के इस पार्टिकल के बारे में पता नहीं लगा सकते। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम यही आई होगी, आज से 100-150 साल पहले की बात है जब रदरफोर्ड ने ये जो है एक्सपेरिमेंट किया था। 100 साल 1991 की बात थी ना वो। तो इन 100 सालों में क्वांटम मैकेनिक्स बहुत बदल गया है। तो इन 100-150 सालों में उस टाइम पे अगर अपन बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स की समझ इतनी नहीं थी, है ना, और स्मॉल साइजेस का वो अलग चीज़ है। अच्छा, अब अपन आगे और बात करते हैं कि ये तो हमने, चलो हमारी समझ इतनी उस टाइम नहीं थी लेकिन आज तो है, तो कैसे इसका प्रोसीजर आगे चला, उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेते हैं, ठीक है ना। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन पेन का। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर आप इस पेन के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन लेने के लिए आपको बोले और आपको ये कहे कि इसका जो है ये यहाँ से जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका डायमीटर कितना है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका डायमीटर कितना है, तो क्या आप बता पाएंगे? आप इसको ऑब्जर्व करके बता पाएंगे? ऑब्वियसली आप बता पाएंगे। आप इसका पेन का डायमीटर जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 1 सेंटीमीटर अराउंड है या फिर 1 सेंटीमीटर की स्केल में कहीं आएगा, 7 mm या फिर ऐसा कुछ करके। तो ये मैं ऐसा कह देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर, अराउंड 1 सेंटीमीटर इसका क्या है, इसका डायमीटर है, ऐसा मैं कह देता हूँ। इसका व्यास जो है वो 1 सेंटीमीटर, ऐसा अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन ये है कि कैसे आपने ये पता लगाया, ये आपने कैसे पता लगाया, ये ऑब्जर्वेशन आपने कैसे किया। अगर ये आपके पास होता है ये पेन अभी, तो ये ऑब्जर्वेशन आप कैसे करते हैं, ठीक है। अगर ये अपनी क्लास होती, फिजिकल क्लास, तो मैं आपको ये पेन खुद ही देता और आपसे पूछता कि आपने ये ऑब्जर्वेशन कैसे किया। तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए वो है लाइट वेव्स।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, लाइट वेव्स। आप देख पा रहे हो इस पेन को, तो आपको दिख रहा है सामने से कि हाँ भाई ये पेन ऐसा है और इसका अराउंड 7 mm या 1 सेंटीमीटर के अराउंड इसका डायमीटर होगा। चलिए ठीक है, तो लाइट वेव्स हमने ऑब्जर्व की, क्योंकि उससे वो लाइट वेव उस पर आपतित हो रही है, आपकी आंखों में गिर रही है एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसा सिचुएशन होता है, आपको पता है ये चीज़ है ना। तो लाइट वेव्स जो है उसमें कारगर है। चलिए ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि लाइट वेव्स तो चलो ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि यही पेन आपको क्लोज्ड आइज से देखना है, आपकी आंखें बंद करके देखना है, तो सबसे पहले तो आप कहोगे ये कैसे हो पॉसिबल है। तो मेन तो काम वेव्स का है ना। तो मैं ये कहता हूं कि क्लोज्ड आइज के साथ में मैं आपको एक साउंड सोर्स दे रहा हूं। समझना, देखो इस चीज को हम कहां पहुंचना चाह रहे हैं, देखना ध्यान से। साउंड सोर्स दे देता हूं कि आंखें बंद कर ली, ये पेन यहाँ पे पड़ा है, पीछे एक साउंड सोर्स मैंने लगा दिया और साउंड इसको क्रॉस करते हुए आप तक पहुंच रहा है। तो क्या आप ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में, साउंड सोर्स जो साउंड की वेव्स जो इससे कम आ रही है उससे आप पता लगा सकते हो कि इसकी इमेज क्या है? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा एक हॉलीवुड में एक सुपर हीरो मूवी है ना, डेयरडेविल नाम से, डेयरडेविल है उसका नाम। तो वो डेयरडेविल जो है ना, उसकी आंखें नहीं है, तो वो सारा चीज जो है, सारी चीजें साउंड से ही जो है वो महसूस करता है, राइट। लेकिन उसका वो साउंड ऐसा दिखाया गया, उसका साउंड सेंस बढ़ गया है, इसलिए वो साउंड के थ्रू ये देख सकता है, उसकी आंखें सिर्फ उसके कान है। लेकिन हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हम तो डेयरडेविल नहीं है ना। तो इस कारण से साउंड सोर्स जो है वो हमारा काम नहीं आएगा इसको देखने के लिए। तो साउंड वेव्स आर नॉट एलिजिबल, ऐसा कह दूं, या फिर नॉट केपेबल, कि वो उसको देखने में केपेबल नहीं है। अच्छा, अब अपने पास एक बात आती है कि क्या इसमें ऐसा है और क्या इसमें ऐसा नहीं है कि इसके थ्रू तो मैं इस पेन को ऑब्जर्व कर सकता हूं और इसके थ्रू पेन को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो व्हाट इज द डिफरेंस, ये हमारे पास एक बात आती है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस हमारे पास है वेवलेंथ का। भाई क्या डिफरेंस है? वेवलेंथ का। इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ अलग अलग है। मैं एक बार के लिए दोनों की वेवलेंथ यहाँ लिख रहा हूँ। अराउंड अपन लाइट की वेवलेंथ जानते हैं, अराउंड 380 टू 780 का नैनोमीटर के लगभग होता है। मैं इसको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 400 नैनोमीटर की लाइट मान लेता हूँ मैं, एग्जांपल है। आप 4 to 700 नैनोमीटर कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ये सारा का सारा लैम्डा जो है, ये सारा का सारा लैम्डा, एक बार मैं रेंज लिख रहा हूँ, शार्प रेंज नहीं है, ये सारा का सारा लैम्डा अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा छोटा है 1 सेंटीमीटर से। 1 सेंटीमीटर की रेंज से बहुत ज़्यादा छोटा है। हम इस पेन के रेस्पेक्ट में लाइट वेव एंड साउंड वेव को स्टडी कर रहे हैं। सेकंड अपन बात करते हैं इस साउंड वेव की। साउंड वेव के लिए अगर अपन कहें, अपने को शायद आपको भी डायरेक्टली इसकी वेवलेंथ नहीं पता होगी, तो अपन इसमें फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी मान लो आप इसके अंदर है आपकी, मान लो क्या फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? फ्रीक्वेंसी रेंज अपने पास है, हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। और इसमें एक स्पेसिफिक रेंज में स्पेसिफिक एक मैं फ्रीक्वेंसी उठा लूँ, मान लो 1000 या 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मैंने उठा ली, और इसके लिए अगर मैं लैम्डा पता करूँ तो लैम्डा इसका अराउंड आएगा आपका 34 सेंटीमीटर। ये कैसे किया? ये बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है अपने पास में कि एफ जो है या फिर लैम्डा जो है वो होता है हमारे पास में वेलोसिटी ओवर एफ। वेलोसिटी जो वायु में जो वेलोसिटी है वो 340 मीटर प्रति सेकंड होती है, और एफ हमने यहाँ पे 1000 रखा है। इससे आप जो है कैलकुलेशन कर लेना मीटर पर सेकंड एंड वो सब कुछ करके, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? लैम्डा इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। एक स्पेसिफिक सिचुएशन की मैंने बात इसमें कर ली है। अच्छा, लेकिन यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है? यहाँ से रिजल्ट निकलता है कि इसकी लैम्डा 1 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा है। इसकी लैम्डा 1 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा है। दोनों ही चीज़ों से आप रिजल्ट क्या निकाल सकते हो? हमारे लिए बेसिक जो चीज़ है वो है रिजल्ट। हम रिजल्ट क्या निकालें कि एक की लैम्डा उससे ज़्यादा है तब तो सॉरी कम है तब तो हम देख पा रहे हैं, और दूसरे की लैम्डा ज़्यादा है तो हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, है ना, या नहीं समझ पा रहे हैं, या नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो हमारे पास केस क्या है? हमारे पास केस ऐसा है कि क्योंकि लाइट जो है नैनोमीटर की अपने पास सिचुएशन है। नैनोमीटर अगर मैं ये 400 इसमें और मल्टीप्लाई कर दूं, नैनोमीटर 10 टू पावर -9 होता है ना भी, और ये 400 और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4 × 10 टू की पावर -7 मीटर, ऐसा कुछ करके।
और 10⁻⁷ मीटर्स की बात अगर कर रहे हैं और हम एक ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो न्यूक्लियस है। देखो हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, हम इसके थ्रू कहाँ जाना चाह रहे हैं, हम न्यूक्लियस की तरफ जाना चाह रहे हैं, नाभिक की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो नाभिक जो है उसकी तो हम कह रहे हैं 10⁻12 टू 10⁻15 मीटर की उसकी रेंज है, उसकी डायमीटर जो है, उसकी रेडियस जो है वो इस रेंज की है। अगर इस रेंज की वो है, इस रेंज की अगर वो है, तो फिर आप ये बताइए कि ये तो लैम्डा अपने पास इतना ही है। तो ये लैम्डा इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया कि नहीं हो गया भाई? ये लैम्डा जो लाइट है, लैम्डा लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया किससे? 10⁻⁻15 मीटर से। 10⁻⁷ बहुत बड़ा है। तो जब ये चीज़ हम ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ तो डेफिनेटली हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसका डिफरेंस तो इतना है भी नहीं, इसका तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आई होप कि आप लोगों को मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गई होगी कि लैम्डा अगर छोटी हो ना, अगर उस जो भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी हमारे पास है, तब तो हमें वो चीज़ ऑब्जर्व की जा सकती है हमारे द्वारा। लेकिन लैम्डा अगर बहुत बड़ी हो तो ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि लाइट के थ्रू हम उसको कभी भी देख नहीं सकते, न्यूक्लियस को कभी नहीं देख सकते। उसका साइंटिफिक रीज़न ये है हमारे पास, उसका साइंटिफिक रीज़न ये है। अच्छा, तो अब जब हमने प्रॉब्लम क्रिएट की है तो हम सॉल्यूशन भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा ना भाई, कि जब लाइट नहीं तो कौन हमें ये चीज़ बता सकता है, कौन हमें ये चीज़ जो है प्रोवाइड करवा सकता है इस रेंज में हम देख पाए ऐसी चीज़। तो देखो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या चीज़ यूज़ लेते हैं? हम यूज़ लेते हैं इसको देखने के लिए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स को अपन यूज लेते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वेव्स से हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो वेव्स की बात कर रहे थे और हम इलेक्ट्रॉन पे आ गए, पार्टिकल पे आ गए। तो भाई इसीलिए तो क्वांटम मैकेनिक्स लिया है ना? क्यों लिया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिहेव करता है, बिहेव लाइक ए वेव। डी ब्रोगली ने ये कहा था, डी ब्रोगली ने 1924 में जो अपनी अवधारणा थी उसमें ये कहा था कि एवरी पार्टिकल जो है, ईच एंड एवरी पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ी होती है और उस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं या द्रव्य तरंग कहते हैं। और वो द्रव्य तरंग के द्वारा हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को द्रव्य तरंग मानते हुए और ये कैलकुलेशन आगे करेंगे। अच्छा, अब अपन बात करें कि हाई एनर्जी में भी कितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हमें लगभग चाहिएंगे। तो उसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले तो हम डी ब्रोगली की बात किए तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हम बात करते हैं कि लैम्डा जो है वो h/p होता है। ये पढ़ा है ना अपन ने, डी ब्रोगली तरंग दे रही है, लैम्डा h/p होता है। h प्लैंक कांस्टेंट है, p उसका मोमेंटम है। हमें लैम्डा चाहिए बहुत छोटी लैम्डा चाहिए ना, 10⁻⁻15 के अराउंड या उससे कम की लैम्डा चाहिए। तो हमें उसका p क्या करना पड़ेगा भाई? बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तो उसका लैम्डा बहुत छोटा आएगा अपने पास में, ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन अब फिर भी हमारे पास एक क्वेश्चन बच जाता है कि कितना छोटा लें या क्या करें, हम कैसे करें काम। तो उसके लिए देखो एक और अपन कैलकुलेशन ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी के साथ में एक और वर्ड यहां लिख रहा हूं, रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक का मतलब है आपेक्षिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है और हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब एनर्जी बढ़ाओगे कैसे? आप उसको एक्सेलरेट करके बढ़ाओगे, है ना। इस ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स में जो सिलेबस हमने कवर किया था उसमें हमने पढ़ा था, हम एक्सेलरेटर नाम से एक चीज़ और पढ़ेंगे। एक एक्सेलरेटर आप पढ़ के आ चुके हो, साइक्लोट्रॉन, जिससे आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में, आपने लीनियर एक्सेलरेटर यानी रेखिक त्वरित भी पढ़ा है। लेकिन अब हम उनमें और आगे पढ़ेंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन को बीटाट्रॉन के द्वारा, एक बीटाट्रॉन नाम से एक एक्सेलरेटर है, उसके थ्रू या फिर किसी भी युक्ति के थ्रू हमें उसमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ उसको क्या देना है, बहुत ज़्यादा फास्ट उसको चलाना है, जिससे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए या उसका वेलोसिटी बढ़ जाए, और वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो p बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि वो हाई एनर्जी वो बहुत ही छोटा है इलेक्ट्रॉन और बहुत तेज जब चलेगा तो वहाँ क्या आएगा, रिलेटिविटी लग जाएगा। फर्स्ट ईयर का रिलेटिविटी यही तो कहता है, जब बहुत तेज गति से कोई पार्टिकल जाता है तो उसमें रिलेटिविटी लग जाता है। अच्छा, रिलेटिविटी लग जाता है तो हमने एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रखा है भाई, वो इस तरह से p² c² प्लस m0² एंड c⁴, जहाँ पे m0 जो है वो रेस्ट मास है हमारा
और c जो है c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, p हमारे पास मोमेंटम है। इससे हमने जो है ऊर्जा संवेग तुल्यता संबंध या ऐसा कुछ ऊर्जा संवेग संबंध भी कहा था, सॉरी ऊर्जा संवेग संबंध भी हमने इसे कहा था। टोटल एनर्जी भी इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर ये टोटल एनर्जी है तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास इस टोटल एनर्जी में से अगर मैं रेस्ट मास एनर्जी इसकी माइनस कर दूं जो कि है m0c², तो ये इसकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ कि m0c² अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम पता कर रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए पता कर रहे हैं हम, तो इसका वैल्यू है हमारे पास में 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ यूज नहीं आएगा, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है कि रेस्ट मास एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इज 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सिंपल है, m0 आपको पता है ना भाई, m0 क्या होता है, 9 जो भी उसका मास इसमें है वो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका मास है, और मास को अगर मैं c² से मल्टीप्लाई करके और जूल को मैं अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल के करूँगा तो 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। हालांकि ये हमारा यहाँ यूज़ नहीं आना है भाई, है ना, यहाँ यूज़ नहीं आना है, फिर भी मैंने बता दिया सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ, मुझे तो P चाहिए बहुत ज़्यादा, P अगर बहुत ज़्यादा चाहिए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे। काइनेटिक एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा चाहिए तो वो तभी तो होगा जब उसका रेस्ट मास एनर्जी बहुत कम हो जाएगा, है ना, तभी तो। या फिर उसको मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि अगर इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी मच लार्जर देन द रेस्ट मास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लार्ज देन द रेस्ट मास एनर्जी, तब हम यहाँ पे इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, फिर इसका मोमेंटम बहुत बढ़ जाएगा भाई, तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, ये इसके रिस्पेक्ट में छोटी होगी और ये और भी छोटी होगी। तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी को लगभग टोटल एनर्जी के बराबर P इंटू C लिख सकता हूँ। मैंने इसको और इस दोनों को जीरो मान लिया है भाई इस पूरे सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है टेंशन वाली बात, इसको जीरो मानने पे ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास में एनर्जी का फॉर्मेट आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ तो ये होगा, इसको मैं लिख दूँ Hc और Pc, तो Hc ओवर E आपके पास ये हो जाएगा लैम्डा। अच्छा, अब यहाँ पे H और C दोनों कांस्टेंट है, तो इसका भी एक आप आंकड़ा लिख लो भाई। Hc जो है वो बराबर होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, और या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 1240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फेम्टोमीटर। यूनिट चेंज किया है मैंने, यहाँ मेगा लगाया तो यहाँ पे 6 बढ़ा दिए, ऊपर कर दिया, 10 की घात -15 कर दिया, इसको 10 की घात 6 छोड़ दिया मैंने। तो मैं यहाँ पे ये वाली यूनिट यूज लूँगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1240 बट्टे ई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू FM। लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ हम आगे जो करने वाले हैं उसमें ये यूनिट काम आएगी। तो अगर लेट सपोज मुझे चाहिए 10 फेम्टोमीटर का जो है वो वेवलेंथ चाहिए, तो मुझे E बराबर कितना लेना पड़ेगा, E बराबर अगर मैं 124 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूँ तो मेरे पास लैम्डा बराबर आएगा, ये 124 से 124 कट गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन कट गया, तो क्या बच गया भाई 10 फेम्टोमीटर, 10 फर्मी जिसको अपन बोलते हैं। तो भाई अपने को एक अंदाजा हो गया कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का हमें इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, तब हम जाके फेम्टोमीटर की जो वेवलेंथ का एक जो है इलेक्ट्रॉन वेव क्रिएट कर पाएंगे। तो जैसे ही हमारे पास ये क्लियर हो जाता है, आप बोर्ड को पॉज करके और कुछ लिखना हो तो लिख लेना। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये बोनस क्लास है आपके लिए, इससे आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन पता चलेगा कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब अपन एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट की डेटा की बात करते हैं अपन, जो हमें ये बताएगा कि उसकी साइज किस कोटि की है, इसके बारे में एक आइडिया मात्र देगा, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, हमने ऑक्सीजन 16 न्यूक्लियस पर 420 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करवाए, इंसिडेंट किए, ठीक है।
आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसके चलते। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना, जिसमें हम ऑक्सीजन 16 न्यूक्लियस पर 420 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करवाएंगे, इस एक्सपेरिमेंट को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का मेन पार्ट जो है वो किस तरह का दिखता है, या फिर उसका रेडियस क्या है। बेसिक अपना टारगेट क्या रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए कि उसका रेडियस क्या है। तो आज इसी का इन्हीं के नोट्स बनाओ आप, ठीक है। इसके बारे में समझो, रिसर्च करो थोड़ा और कि ये एक्सपेरिमेंट आपने जो है इस तरह का कोई सिचुएशन कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना, नोट्स बना लेना कम से कम, इतना ठीक है, ठीक है। वीडियो देखना, पूरा देखा करो वीडियो। भाई आप सब लोग कहते हो कि वीडियो आ क्यों नहीं रहे, तो उसका रीज़न यही है कि आपकी तरफ से मोटिवेशन आएगा तो हम और ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना पाएंगे। हाँ, मैंने एक इशू बताया भी था, वॉच टाइम इतना नहीं आ रहा है वीडियोज़ का जितना आना चाहिए। तो न केवल आप देखो बल्कि दूसरे को भी इनकरेज करो। इट इज़ नॉट कि भाई मैंने तो देख लिया सर, बाकी का मुझे पता नहीं है। आप औरों को भी इनकरेज कर सकते हो भाई कि देखो, आप देखोगे तभी उसका सार्थकता है, अदरवाइज क्या सार्थकता है, कोई मीनिंग नहीं है ना भाई कि हम वीडियो बनाए आप देख ही नहीं रहे, तो औरों के लिए थोड़ी बना रहे हो, तुम लोगों के लिए बना रहे हो, तो तुम तो कम से कम देखो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।